हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत साहित्य लेखिका। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले ही मैंने संस्कृत बुक प्यूसम का फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन और थर्ड लेसन का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और नहीं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो वहाँ जाइए और चेक कीजिए अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है। और अगर आपने देखा है तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और समझते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका को। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग समझेंगे, और हेडिंग का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि हमारे प्यूसम बुक का चौथा लेसन है। संस्कृत साहित्य लेखिका का मतलब होता है कि संस्कृत साहित्य को लिखने में, संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत के ग्रंथों को, बुकों को, किताबों को लिखने में लेखिकाओं का कितना सहयोग रहा है। लेखिकाओं मतलब कि एक होते हैं लेखक और उसका स्त्रीलिंग होता है, उसका स्त्री रूप होता है लेखिका। तो लेखिकाओं ने, लड़कियों ने या स्त्रियों ने कितना सहयोग किया है संस्कृत को आगे बढ़ाने में, उसको बनाए रखने में, संस्कृत भाषा को संभालने में लड़कियों का कितना योगदान रहा है। इस लेसन में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो इसके पहले कि मैं लेसन शुरू करूं और इसका विस्तार आपको बताऊं, समझाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ और आपके बहुत ही काम का वीडियो होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं और बहुत ही मेहनत से लिखे हैं भाई, बहुत मेहनत किया मैंने इसको लिखने में। लगभग 1 घंटा लगा है इसको लिखने में, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट जो है एकदम चुन चुन कर इसमें लिखा है कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम सटीक है। तो मैंने एकदम बिल्कुल सटीक पॉइंट लिखा है जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एकदम कारगर है। तो मैं इसको समझाऊंगा, विस्तार बताऊंगा, उसके बाद आप इसको उतार लीजिएगा अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है, एक एक पॉइंट मैंने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड लिखा है और ऑब्जेक्टिव में 100% पूछेगा, इससे फालतू कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, संस्कृत साहित्य लेखिका जो लेसन है उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर कुछ लाइन लिखा आता है। और उस लाइन में लिखा होता है संस्कृत में कि जैसे कि साइकिल को चलाने के लिए 2 पहियों का जरूरत पड़ता है, साइकिल को चलाने के लिए 2 पहियों का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए भी 2 पहियों का जरूरत पड़ता है। और वो पहिया है पुरुष और स्त्री। वो पहिया क्या है? पुरुष और स्त्री। और जितना महत्वपूर्ण पुरुष का योगदान होता है उतना ही महत्वपूर्ण स्त्रियों का भी योगदान होता है। और किसी भी एक पहिए के न रहने से समाज का गाड़ी जो है वो सही ढंग से नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से जैसे सिर्फ समाज को चलाने के लिए स्त्रियों का सहयोग नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में स्त्रियों का सहयोग जरूरी है। और अगर स्त्रियों का सहयोग मिलता है तो वो जो है अच्छे ढंग से कारगर हो पाएगा, आगे विकास कर पाएगा। तो इसीलिए संस्कृत को लिखने में भी ऋषिकाओं यानी कि ऋषि की पत्नियों का भी सहयोग रहा है, और इसी के बारे में इस पूरे लेसन में चर्चा किया गया है। तो आइए बारी बारी से एक पॉइंट समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये दिया हुआ है कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। यानी कि ऋग्वेद को लिखने में सिर्फ ऋषि का वर्णन नहीं है, सिर्फ ऋषि ने ऋग्वेद को नहीं लिखा है, बल्कि 24 ऋषिकाओं ने भी इसमें कुछ न कुछ योगदान दिया है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। सेकंड पॉइंट है कि अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। अथर्ववेद को लिखने में भी ऋषिकाओं का यानी स्त्रियों का सहयोग रहा है, और उनका नाम भी दिया हुआ है
जैसे दिया हुआ है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागम्भृणी। ये 5 ऋषिकाओं का नाम है जिन्होंने सहयोग किया है अथर्ववेद को लिखने में। आगे कहता है बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन है। एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य और इनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। ठीक है, और ये जो ऋषि हैं वो लिख रहे थे एक बृहदारण्य नाम का उपनिषद लिख रहे थे जिसका नाम था बृहदारण्यक। और इस ऋषि को उपनिषद लिखने में इसकी पत्नी मैत्रेयी ने इसका सहयोग किया था। तो इसीलिए इस पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट रखा गया यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी थी। ठीक है, समझिएगा। या फिर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बृहदारण्यक उपनिषद को लिखने में किस ऋषि की पत्नी ने सहयोग किया था, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी ने सहयोग किया था। पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी नाम था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा जनक के सभा में शास्त्र कुशल गार्गी नामक विद्वसी थी। गार्गी नामक विद्वसी किसे कहते हैं पहले ये समझना चाहिए। विद्वसी कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा शब्द है, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विद्वसी। विद्वान यानी कि पुरुष व्यक्ति, और विद्वसी मतलब कि एक बहुत ही विद्वान है लेकिन स्त्री है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विद्वसी। ठीक है, तो राजा जनक के सभा में शास्त्र कुशल मतलब शास्त्रों में महारत हासिल किया हुआ और बहुत ही विद्वान एक लड़की थी, एक स्त्री थी जिसका नाम था गार्गी। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछे कि राजा जनक के सभा में कौन सी ऐसी लड़की थी या विद्वान पुरुष थी, विद्वान महिला थी, तो गार्गी नामक महिला थी। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है। मतलब कि लौकिक संस्कृत साहित्य को लिखने में 40 कवित्रियों ने भी मदद किया था और इसीलिए उनका नाम यहाँ पे आया है। मतलब कि स्त्रियां जो है वो आज से नहीं बल्कि आदि काल से ही पुरुषों का साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने में सहयोग की है और साथ साथ चली है। क्योंकि इस जो निबंध से पता चलता है कि पहले ही मतलब कि जब वेद पुराण को लिखा जा रहा था, उपनिषद को लिखा जा रहा था, उस समय भी स्त्रियां शिक्षित थी और साथ ही साथ अपना सहयोग भी उपनिषद को लिखने में की है, जैसा कि इस तथ्य से, इस पॉइंट से पता चलता है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य को लिखने में 40 कवित्रियाओं का वर्णन मिलता है। मतलब 40 कवित्रियाओं ने सहयोग किया था। कवित्रियाओं मतलब होता है कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, तो ही कवित्रियाओं मतलब कि बहुत सारी कवित्रियां। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कह सकते हैं तो VVI पॉइंट भी है, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। कहता है चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे और उनकी रानी विजय भट्टारिक विजयांका थी। ठीक है, ये इतना बड़ा नाम है। चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, और चंद्रादित्य की जो रानी थी, उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था विजय भट्टारिक विजयांका। ये इतना बड़ा रानी का नाम है। तो ये पूछा है क्वेश्चन कि चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था, तो उसका शायद शॉर्टकट नाम देगा, ये नाम नहीं देगा, सिर्फ ये दे दे कि विजयांका ऑप्शन में। तो आपको समझ जाना है कि विजय भट्टारिक विजयांका की ही बात की जा रही है, तो ये उनकी पत्नी का नाम है। आगे जानते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो समझते हैं। कहता है विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए।
संस्कृत के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। हुआ यूँ था कि एक समय ऐसा आया था कि संस्कृत जो लिपि था वो बहुत प्रचलन में था, मतलब हर जगह संस्कृत का ही बोलबाला था और पूरे भारत में सिर्फ एक ही भाषा जो था वो सर्वोपरि था, सबसे उत्तम था, सबसे अच्छा था, और वो था संस्कृत। लेकिन कहते हैं कि सबका जो है एक निश्चित दिन होता है, तो संस्कृत का जो है बोलबाला था, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आया था जब संस्कृत का जो नाम निशान था, वो कहते हैं कि संस्कृत जो है वो बहुत ही उसका प्रचलन कम गया और फिर संस्कृत को कोई नहीं लिखने लगा। तो संस्कृत जो है वो धीरे धीरे दबने लगा और फिर एक समय ऐसा आया कि संस्कृत को कोई जानने वाला भी नहीं था। तो संस्कृत को बचाए रखने के लिए, संस्कृत को बनाए रखने के लिए विजयनगर राज्य के राजाओं ने बहुत प्रयास किया था कि संस्कृत जो है वो हम बनाए रखें, इसको बचा कर रखें। संस्कृत बहुत ही हमारा पुराना लैंग्वेज है। तो इन्होंने क्या किया कि संस्कृत को अपने राज्य में नेसेसरी कर दिया, मतलब अनिवार्य कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है लेकिन संस्कृत भी पढ़ना है। और संस्कृत में बहुत सारा प्रोत्साहन दिया कि आप संस्कृत में कविता लिखिए, कहानी लिखिए, मतलब इतना कि संस्कृत को किसी न किसी रूप में आप यूज कीजिए और इसको बढ़ावा दीजिए, ठीक है। और ये किसने किया था? तो ये विजयनगर राज्य के राजाओं, देखो यहाँ पे लिखा है राजाओं ने मतलब एक राजा ने नहीं किया था, बहुत सारे राजाओं ने ये मिल के और संस्कृत को बनाए रखने के लिए, संस्कृत के संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए थे। और उसी में से एक और पॉइंट है कि कंपन राय एक रानी थी, कंपन राय के पत्नी, तो कंपन राय भी एक राजा था और ये राजा जो था वो विजयनगर के राज्य के ही था। विजयनगर राज्य का ही एक राजा था कंपन राय और इसकी पत्नी थी गंगा देवी, ठीक है। कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी और इस गंगा देवी ने, मतलब कि रानी थी ना, कंपन राय एक राजा है, इसकी पत्नी है गंगा देवी, तो रानी हुई। तो रानी ने मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना अपने पति के विजय घटना पर की। कहने का मतलब यह है, सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि गंगा देवी किसकी पत्नी है, तो कंपन राय की। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा देवी कौन से काव्य की रचना की है, तो मधुर विजयम नामक काव्य की रचना की है। अब बताते हैं ये जो काव्य है इसमें क्या लिखा हुआ है। एक बार हुआ यूँ था कि बगल वाले राज्य से, मतलब पड़ोसी राज्य से एक बार युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? तो कंपन राय का युद्ध हुआ था 14वीं सदी में पड़ोसी वाले राज्य से। तो जब पड़ोसी वाले राज्य से झगड़ा हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था, तो कंपन राय जो है उस युद्ध में जीत गया, घर आ गया, सब जो उसका सम्मान किया। अब उसके बाद उसकी पत्नी जो थी गंगा देवी, उसने एक बहुत ही बड़ा कहानी लिख दिया अपने पति के युद्ध पर कि कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे जीता, कैसे पड़ोसी राज्य हार गया। उसको संस्कृत में एक कहानी लिख दिया और उसी कहानी को छपवा दिया गया, जिसका नाम दिया गया मधुर विजयम, मतलब मीठा जीत। मधुर मतलब मीठा और विजयम मतलब जीत, तो मीठा जीत। तो इसको मीठा जीत नहीं कहेंगे बल्कि मधुर विजयम कहेंगे। तो ये जो मधुर विजयम किताब है या महाकाव्य है वो क्या लिखा हुआ है इसमें, तो अपने जो पति है, पति का जो युद्ध में जीता गया है उसी का कहानी पूरा लिख दी। कौन लिखी? गंगा देवी, वो भी संस्कृत में लिखी, क्योंकि संस्कृत को बढ़ावा देना था। संस्कृत किसी न किसी रूप से आदमी पढ़े सीखे, तो इसलिए इसने संस्कृत में एक काव्य लिख दी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना सहयोग दिया था संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए। आइए जानते हैं, आगे कहता है अच्युत राय की पत्नी। अब ये भी एक राजा है जिनका नाम है अच्युत राय। इनकी पत्नी जिनका नाम था तिरुमलांबा। अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा और इन्होंने भी एक काव्य लिखा था और काव्य का नाम है वदरिम्बका परिणय। ये जो है इनके द्वारा, मतलब तिरुमलांबा के द्वारा लिखा गया काव्य है, जिसको नाम दिया गया है चंपू काव्य। जिसका नाम है, जिसको ऐसा कहा गया है चंपू काव्य।
हमको लगता है, हमको पूरा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन चंपू काव्य का मतलब हमको लगता है कि एक छोटा सा काव्य होता होगा, ठीक है, छोटा सा काव्य होता होगा जिसको नाम दिया गया है चंपू काव्य। तो इस चंपू काव्य को, जिसका नाम है वदरंबिका परिणय, वदरंबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने किया है? तो हम आंसर देंगे तिरुमलांबा। और तिरुमलांबा किसकी पत्नी थी? तो आंसर देंगे अच्युत राय राजा की पत्नी थी। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया है आपको, ये हिस्ट्री का था, मतलब बहुत ही पुराने प्राचीन काल के था कि कौन कौन जो है किन्होंने क्या क्या सहयोग किया है संस्कृत को बनाए रखने के लिए। कुछ आधुनिक समय का भी ऐसे स्त्रियां हैं जो संस्कृत को बनाए रखने के लिए बहुत सहयोग की है, और उसमें सबसे पहला नाम पे आता है तो उसका नाम है पंडित क्षमाराव। पंडित क्षमाराव ये एक लड़के का नाम नहीं है, बल्कि लड़की का नाम है, ठीक है, एक स्त्री का नाम है पंडित क्षमाराव। इनका जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1953 ईस्वी में, ठीक है। आजादी के पहले ही, सॉरी, आजादी के बाद हुआ था इनका मृत्यु, और आजादी के बाद भी इन्होंने संस्कृत को सहयोग किया था, संस्कृत को बढ़ावा दिया था। तो समझते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। तो पंडित क्षमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन पर, इनके पिता थे जिनका नाम था पांडुरंग पंडित। किनका पिता था? तो पंडित क्षमाराव के पिता का नाम था पांडुरंग पंडित, और इनके जीवन पर आधारित शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने रचना की है? तो पंडित क्षमाराव। हुआ यूं था, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। हुआ यूं था कि पंडित क्षमाराव एक स्त्री थी, एक लड़की थी, संस्कृत के महाज्ञानी थी, मतलब संस्कृत उनको बहुत अच्छा से आता था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनके पिता का नाम था, पंडित क्षमाराव के पिता का नाम था, क्या नाम है, हाँ, पिता का नाम था पंडुरंग पंडित। पंडुरंग पंडित क्षमाराव के पिता का नाम था। और ये जो पंडुरंग पंडित थे वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान व्यक्ति थे, और उनके जीवन का पूरा कहानी जो है इनकी बेटी ने एक किताब में लिख दिया, ठीक है, और उस किताब का नाम रखा गया शंकर चरितम। क्योंकि इनके पिता बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे बात सिखाए होंगे, कहे होंगे, तो उस अच्छे बातों को, सारे कहानियों को इसने एक किताब में लिख दिया, जिसको ग्रंथ कहा गया, जिसको ग्रंथ बना दिया गया, और उस ग्रंथ का नाम हुआ शंकर चरितम। तो सवाल ऐसे पूछेगा कि पंडित क्षमाराव के पिता का नाम क्या था? सबसे पहले तो यह सवाल बनता है कि पंडित क्षमाराव के पिता का नाम क्या था, तो आपका जवाब होगा कि पांडुरंग पंडित, ठीक है। और सेकंड पूछेगा कि पंडित क्षमाराव द्वारा लिखा गया ग्रंथ के नाम क्या है, तो आपको देना पड़ेगा आंसर शंकर चरितम, ठीक है। और सिर्फ शंकर चरितम नहीं, इसके अलावा भी इन्होंने एक दो किताब लिखा है, जैसे कि मीरा लहरी, ठीक है। ये किसे द्वारा लिखा गया है? तो पंडित क्षमाराव के द्वारा लिखा गया किताब है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आधुनिक लेखिका कौन है, मतलब आज भी इस समय भी संस्कृत को बढ़ावा देने में अभी भी अपना योगदान दे रही है, उनका कुछ नाम है, कुछ लेखिकाओं का नाम है। तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण लेखिकाएं हैं जिनका नाम दिया गया है। जैसे पहला लेखिका जो है उसका नाम है पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित आज भी संस्कृत को बढ़ाने के लिए, संस्कृत को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे रही है। और एक नेक्स्ट नाम है वनमाला वमालकर। वनमाला वमालकर ये एक सेकंड, मतलब ये दूसरी लेखिका है, ये पहली लेखिका थी, ये दूसरी लेखिका है। और एक और लेखिका का नाम आता है मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र ये भी एक लेखिका है जो आज भी इस समय में भी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दे रही है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको मैंने संस्कृत साहित्य लेखिका बुक से बहुत ही ढूंढ कर, बहुत ही चुन कर लिखा है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव में भी आपको सहयोग मिलेगा। और ये कुछ ऐसा लेसन है निबंध वाला जिसको हम इंटरेस्ट देख तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट तो कर ही सकते हैं। तो अगर आपको कुछ रह गया होगा, कुछ डाउट रह गया होगा,
तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, चलाकर बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन संस्कृत साहित्य लेख का। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मैंने पहले ही कहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा या आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर लिखिए यार कि क्या आपको क्या चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।